जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस पर कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। जब देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहा है, जब जवान पीओके तक पहुंचने की कसम खा चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी साफ कहते हैं कि अब बात पीओके की होगी, अब बात आतंक के सफाए की होगी, तब फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता कहते हैं कि आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। ऐसा बयानों से किसे ताकत मिलती है, यानी भारत को या पाकिस्तान को? इन्हीं बयानों पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ जवाब सामने आया है। वो कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, सेना पर सवाल उठाते हैं और देश की छवि को भीतर से चोट पहुंचाते हैं। ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी है। तो सवाल आपसे है, क्या देश के भीतर ही कुछ चेहरे दुश्मन के नैरेटिव को हवा दे रहे हैं? क्योंकि एक तरफ सरकार आतंकवाद को खत्म करना चाहती है तो दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला का बयान, कश्मीर से आतंकवाद कभी खत्म नहीं होगा। दोस्तों, नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला एक बार फिर अपने बयान को लेकर चर्चाओं में है। जब घाटी में ऑपरेशन सिंदूर जैसा अभियान चल रहा है, जब सेना एक आतंकी को चुन चुनकर खत्म कर रही है, उसी वक्त फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि आतंकवाद न खत्म हुआ है न होगा। पहले उनका बयान सुनिएगा। जो ये समझते हैं कि मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं उनको दावा देता हूँ इस पर कभी मिलिटेंसी यहाँ खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर होंगे, नहीं होगी। हमें अभी भी एनकाउंटर। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि जो लोग समझते हैं कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, उन्हें मैं कहता हूं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक हमारे पड़ोसी और उनकी सोच नहीं बदलती, तब तक ये सब कुछ खत्म नहीं होगा, चलता रहेगा। अब सवाल ये है कि क्या ये सच्चाई है या जानबूझकर फैलाई गई मायूसी? क्या ये बयान एक जिम्मेदार नेता का है या फिर राजनीतिक हताशा का प्रतीक है? जब केंद्र सरकार घाटी में विकास स्थापित और शांति की नींव डाल रही है, तब इस तरह के बयान न सिर्फ सुरक्षा बलों के मनोबल पर चोट करते हैं, बल्कि उन्हें आतंकवाद का स्थायी स्वरूप बताकर परोक्ष समर्थन भी देते हैं। बड़ी बात यह है कि फारूक अब्दुल्ला ये बात उस वक्त कह रहे हैं जब अनुच्छेद 370 और उस फैसले के बाद घाटी में हालात पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें अब्दुल्ला की, तो प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति के रिश्तों को लेकर भी चीन और पाकिस्तान की ताकत का भी हवाला देते हुए नजर आ रहे हैं। उनका दावा है कि जब तक पड़ोसी सुधरेगा नहीं, तब तक शांति संभव नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतंकवाद का खात्मा पड़ोसी की मर्जी से होगा या भारत की नीति से? अब्दुल्ला कहते हैं कि जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा दिया जाए और ये जोड़ते हैं कि हमें बातचीत का रास्ता खोजना होगा, युद्ध का कोई समाधान नहीं है। दर्शकों, यह असली सवाल ये नहीं है कि फारूक अब्दुल्ला क्या चाहते हैं, बल्कि ये है कि उनकी हर बात में डर क्यों झलकता है और विश्वास क्यों गायब है। जब देश आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई में जुटा है, तो देश के भीतर ही कुछ ऐसे सुर क्यों उठते हैं जो पाकिस्तान के नैरेटिव से मेल खाते हैं? और शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साफ कहते हैं ये वही लोग हैं जो आतंकवाद को क्लीन चिट देते हैं और सेना के पराक्रम पर सवाल उठाते हैं। उनकी मानसिकता देश विरोधी है और राष्ट्रद्रोही की श्रेणी में आती है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला साहब का कहना है कि आतंकवाद न खत्म हुआ है न खत्म होगा। इसके साथ ही उन्होंने चीन और पाकिस्तान को ताकतवर पड़ोसी देश बताया। फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस मिलना चाहिए। कब मिलेगा, केंद्र सरकार क्यों नहीं बताती है और क्या कर रही है? उन्होंने कहा कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि केंद्र सरकार को उन्हें 370 फिर से बहाल करना होगा। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है केंद्र के पास। दोस्तों, फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि हमारे पड़ोसी कोई हमारे दोस्त नहीं है। बताइए क्यों? कौन सा पड़ोसी हमारे मित्र रहा? हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि हम उनसे अधिक ताकतवर हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम सब साथ मिलकर चलें। उन्होंने उदाहरण दिया कि इंदिरा गांधी ने इसलिए ही सार्क की स्थापना की थी
कि आसपास के देश मिलकर क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करें, आर्थिक विकास करें और शांति बनाए रखें। हमारे पड़ोसी ताकतवर है, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान हो। फारूक अब्दुल्ला ने आगे कहा कि मैं आज शांति आते नहीं देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि हम एक भ्रम में जी रहे हैं कि शांति अचानक आएगी। हमारे पड़ोसी ताकतवर हैं, चाहे वो चीन हो या पाकिस्तान। हमें कोई हल खोजना ही होगा। युद्ध कोई हल नहीं है, अंत में समाधान बातचीत से ही निकलेगा। दोस्तों, अब्दुल्ला साहब का असली दर्द क्या है, ये सब राजनीतिक जानकार इस पर बताते भी हैं। वो चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर का पूर्ण दर्जा वापस आए, और वो उनके बेटे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यहीं पर रिपीट करते हुए दिखाई भी देते हैं। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पर कहते हैं कि ये वही लोग हैं जो आतंकवाद को क्लीन चिट देते हैं। उन्होंने मंच से कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल आज तक यही करते चले आ रहे हैं, ये आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं। ये और इनकी पार्टी कांग्रेस, इसके सहयोगी दलों का ये कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। आतंकवाद के प्रति सौंप और राष्ट्रवादी नागरिकों के लिए, राष्ट्रवादी संगठनों के लिए क्रूर बन करके, बर्बर बन करके उनको पूरी तरह समाप्त करने की कुत्सित चेष्टा एक आतंकी कृत्य है। और कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ एक अपराध था। ये लोग एक तरफ आतंकवादियों को क्लीन चिट देते हैं, देश पर हमला करने वालों को क्लीन चिट देते हैं, और दूसरी तरफ देश की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध सेना के पराक्रम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सुरक्षा बलों के जवानों के पराक्रम और शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करते हैं। और इसलिए इन लोगों को विरासत की चिंता नहीं थी। सीएम योगी ने मालेगांव की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुओं को बदनाम करने के लिए, भगवा आतंक को करने के लिए सब कुछ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर आतंकी वारदात होती तो ये संरक्षण देने के लिए छाती चौड़ी करके आगे बढ़ने का काम करते हैं। हाल ही में 2 घटनाओं पर न्यायालय ने निर्णय दिया। महाराष्ट्र के मालेगांव में कांग्रेस के तत्कालीन सरकार ने हिंदुओं को अभियुक्त बनाया। इसके खुलासे पर अब लगातार हो रहे हैं। कांग्रेस और उसके सहयोगी दल का यह कृत्य राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है। कांग्रेस का यह कृत्य देश के खिलाफ अपराध था। कांग्रेस आतंकी हमला करने वालों को क्लीन चिट देती है और सुरक्षा बलों के पराक्रम पर सवाल खड़े करती है। अब योगी आदित्यनाथ ने पूछा है कि कांग्रेस अब माफी कब मांगेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भारत की विरासत और गौरव की अनुभूति नहीं होती है। भारत और भारतीयता आगे बढ़ती है तो इन्हें परेशानी होती है। जाति के नाम पर बांटने का काम करते हैं। एक परिवार पूरे उत्तर प्रदेश में अराजकता बढ़ाने का काम करता है। गांव के मुद्दे पर कब कांग्रेस, जो पाप इन्होंने उस समय किया था, अपने इस पाप के लिए कांग्रेस पार्टी देशवासियों से कब माफी मांगेगी? कब वह एक और संवैधानिक संस्थाओं को गड्ढे में खड़ा करने का प्रयास करती है और दूसरी तरफ आतंकवाद के प्रति पूरी सॉफ्ट कॉर्नर रख करके उनके बचाव के लिए अनेक रणनीति तैयार करती है, और तीसरी ओर समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर और भाषा के नाम पर बांटने की भी बेशर्मी कर रही है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। जिन कारणों से इस देश के बलिदानियों को अपनी शहादत देनी पड़ी थी, उन महान क्रांतिकारियों की क्रांति धरा है मेरठ। योगी ने मंच से कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था। उदाहरण सोतीगंज में देखा गया, स्थान बना क्योंकि ये उनकी पहचान थी। लेकिन हमारी पहचान है विकास की गंगा, खुशहाली की समृद्ध रास्ता। दर्शकों, आपको शायद ध्यान होगा कि मेरठ का सोतीगंज बहुत ही प्रसिद्ध था, क्योंकि दिल्ली एनसीआर से जो गाड़ियां चोरी होती थी वो वहां आके कटती थी।
बहुत बड़े स्तर पर काम होता था। यानी योगी आदित्यनाथ का कहना है कि 2017 से पहले पुलिस भी इन जगहों पर जाने से डरती थी, लेकिन आज सबको साफ है लोग विकास कर रहे हैं और ऐसी उल्टी सीधी घटनाओं से दूर हट रहे हैं। दंगों की आग में झोंके सोतीगंज जैसे चोर के बाजार को फिर से पनपाने का काम करें, यह तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ही मुबारक है। वे दंगा भी कराते हैं, सोतीगंज के अपराधियों को भी चरण वंदना करते हैं, उनको पनपाते भी हैं, हर माफिया और हर गुंडे को प्रश्रय देते हैं। यही तो अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार बनी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में मेरठ ने स्पोर्ट्स आइटम के माध्यम से अपनी पहचान बनाई और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया में सोतीगंज ने भी अपना स्थान बनाया था। ये उनकी पहचान थी और हमारी पहचान विकास की है, खुशहाली की है, समृद्धि की है। दर्शकों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि स्वदेश आज हमारी सबकी आवश्यकता है, हमें इन चीज़ों को सभी त्योहारों पर ध्यान रखना होगा। 2017 से पहले प्रदेश में चीन के सामान छा जाते थे, लेकिन 2018 के बाद एक जनपद एक योजना लागू हुई तो लोगों ने जमकर काम किया और देश का नाम किया। याद करिए 2017 के पहले की स्थिति क्या थी। भर्ती निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नहीं होते थे, भेदभाव होता था, पैसे का लेन देन होता था, एक एक भर्ती पर बोली बोली जाती थी। परिणाम क्या था? नौजवान के हितों पर तो कुठाराघात होता ही था, साथ साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था भी तहस नहस हो गई थी। सीएम योगी ने मंच से पुलिस भर्ती पर भी कहा कि 60,000 पुलिस भर्ती हुई, उसमें 1300 युवा अलीगढ़ के भर्ती हुए और अब बहुत जल्द हम 30,000 नई पुलिसकर्मियों की भर्ती और निकालने वाले हैं। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले की सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि याद करिए वो दिन जब एक परिवार वसूली करने के लिए निकल पड़ता था, शोषण होता था युवाओं का, अपने लोगों को जबरदस्ती घुसेड़ दिया जाता था, गुंडागर्दी होती थी। अब कानून व्यवस्था मजबूत है और कानून के साथ किसी को खिलवाड़ करने की छूट नहीं है। निष्पक्ष भर्ती की प्रक्रिया को पिछली सरकारों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए बाधित किया था। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर हुआ था, हताशा और निराशा में जीने के लिए मजबूर हुआ था। भाई भतीजेवाद और परिवारवाद के बोलबाले ने न्यायालय को भर्ती की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने का अवसर दिया था और प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ खड़ा हुआ था। एक पहचान का संकट, पूरा बदनामी एक परिवार और एक पार्टी करती थी, गलत काम एक परिवार और एक पार्टी करती थी। खामियाजा उस समय की 20 करोड़ की आबादी को भुगतना पड़ता था। दर्शकों, आपने देखा कि सीएम योगी हो या पीएम मोदी हो, सबका कहना है कि हमें देश को एकजुट होकर आगे बढ़ाना है, देश को बांटने का काम नहीं करना है। लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी बार बार संसद के बाहर, संसद के भीतर सेना पर सवाल उठाते हैं, कभी चीन को भारत की धरती कब्जाने का आरोप लगाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी तगड़ी क्लास लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा कि अगर चीन द्वारा भारत की जमीन पर कब्जाने का आपके पास कोई प्रमाण है तो हमें कोर्ट में पेश कीजिएगा, क्योंकि बार बार आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि आपने देखा है कि समस्या सेना की हो, समस्या अगर पाकिस्तान से सेना लड़ रही हो तब भी इन लोगों को समस्या होती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अगर राहुल गांधी सच्चे भारतीय हैं
तो सेना के बारे में ऐसी बातें नहीं किया करें दोस्तों। लेकिन नेता प्रतिपक्ष हैं, वो अपनी बात को किस तरीके से रखते हैं ये तो आप जानते ही हो, क्योंकि जब सेना सरहद पर जान हथेली पर लेकर खड़ी है तब कुछ नेता दिल्ली में बैठकर सवाल उठा रहे हैं। जब मोदी योगी आतंकवाद की कमर तोड़ रहे हैं तब कुछ चेहरे उसे कभी खत्म न होने वाली बात बताकर दुश्मनों को हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये नया भारत है, यहाँ ना आतंकवाद बचेगा ना उसे बचाने वाले। सेना का सम्मान और राष्ट्र की सुरक्षा हम देश की राजनीति का नया एजेंडा है दोस्तों। लेकिन ये नया भारत है, यहाँ ना आतंकवाद बचेगा ना उसे बचाने वाले। सेना का सम्मान और राष्ट्र की सुरक्षा अब देश की राजनीति का नया एजेंडा है, और जो इसके खिलाफ खड़ा होगा वो देश की अदालत में नहीं, जनता की अदालत में गिरेगा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।